हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मार्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम आगे की टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो है हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस। इससे पहले हमने ज्योग्राफी में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, रॉक्स और रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी टॉपिक के अगले पार्ट में पहुंच रहे हैं जो है एंडोजेनिक फोर्सेस। अब याद रखिएगा कि हमारी अर्थ के फॉर्मेशन में या अर्थ पे अलग अलग लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन में हमें अलग अलग टाइप के फोर्सेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें दो टाइप मेजर अगर देखे जाए, उनकी मेजर कैटेगरी जो है वो दो मिलती है अपने को। पहली मिल जाती है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरी हो जाती है एक्सोजेनिक फोर्स। तो आज का टॉपिक हम करेंगे एंडोजेनिक फोर्स और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक है तो उस हिसाब से हमने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले समझते हैं एंडोजेनिक फोर्स के बारे में कि ये होता क्या है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस जो है ऐसे सारे फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से निकल के आए, या ऐसी सभी अलग अलग टाइप की प्रोसेस जो अर्थ के अंदर हो रही है और उसके रिजल्ट के रूप में हम अलग अलग टाइप के फॉर्मेशंस जो हैं, लैंडफॉर्म्स जो हैं, वो कहाँ पे देख पा रहे हैं? अर्थ के सरफेस पे। उसी को हम क्या बोलते हैं? तो एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और नेक्स्ट चीज होती है कि अर्थ के सरफेस पे अलग अलग जो चीजें काम करती है, अलग अलग एजेंट्स जो काम करते हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग चेंजेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि अर्थ क्रस्ट एंड इट्स सरफेस आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एमिनेटिंग फ्रॉम बिलो एज वेल एज फ्रॉम अबाउट द सरफेस। तो अभी जस्ट हमने यही चीज समझी है कि अर्थ के अलग अलग रूप में हम देखते हैं कि उसमें चेंजेस जो हैं होते रहते हैं, और वो किन की वजह से होते हैं, या लैंडफॉर्म्स के फॉर्मेशन होते हैं किन की वजह से? एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्स को यदि हम आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो उसके क्लासिफिकेशन को हम देख सकते हैं कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमको मिलता है डायस्ट्रॉफिक मोमेंट और दूसरा हमको मिलता है सडन मूवमेंट। ठीक है, पहला हो गया कौन सा? डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, और दूसरा हो जाता है कौन सा? सडन मूवमेंट। अब डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट या डायस्ट्रॉफिज्म को हम समझते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म या डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो है वो सीधी सी बात है कि डीफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। अगर सबसे सिंपल तरीके से समझना है कि अर्थ के क्रस्ट पे अलग अलग टाइप की डिफॉर्मिटी जो होती हैं वो किसके रिजल्ट के रूप में होती है? तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट के वजह से होती है। अब यहाँ पे जनरली हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये कई लंबे समय के अंतराल में होते हैं, या कहें बहुत लंबा इंटरवल इनको लगता है पूरा होने में। तो डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेजुअल होते हैं और जो लगभग कितने सालों तक खिंच सकते हैं? थाउजेंड्स ऑफ ईयर में भी, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अलग अलग प्रोसेसेस जैसे कि माउंटेन बिल्डिंग हो गया, और उसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें जिनको कई लंबा समय लगता है, अचानक से नहीं हो रहा है कि एक रात में एक एक नया स्ट्रक्चर हमको देखने को मिल जाए अर्थ पे, या अचानक से कोई नया स्ट्रक्चर देखने को मिले। ये ऐसे फॉर्मेशंस नहीं होते इनसे। इनसे क्या होते हैं? बहुत ही लंबे समय में अलग अलग टाइप के फॉर्मेशन होते हैं। तो डायस्ट्रॉफिज्म याद रखिएगा कि क्या होता है कि जब अर्थ पे अलग अलग टाइप की डिफॉर्मिटीज बनती है या अलग अलग लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, और उसमें स्लो और बहुत ही लंबे समय में होने वाले चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के बारे में, डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में। और दूसरी चीज हमने देखी, या दूसरा टाइप जो देखा, वो था सडन मूवमेंट। अब सडन मूवमेंट्स जो होते हैं वो जनरली क्विक होते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं। जैसे कि कौन कौन? अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शंस, जो कि बहुत ही छोटे पीरियड में अर्थ पे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? सडन मूवमेंट्स की। तो सडन मूवमेंट और डायस्ट्रॉफिक में हमको एक डिफरेंस बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि दोनों में टाइम पीरियड का बहुत ज्यादा गैप है। कि डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस या डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो है उसमें समय ज्यादा लगता है, और सडन मूवमेंट में ये अचानक से हो सकता है। जैसे ही अर्थक्वेक आए तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी ट्रेंच का फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत बड़े फॉल्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, ब्लॉक माउंटेन्स तक का फॉर्मेशन इससे हो सकता है।
वैलीज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। यहाँ तक कि वॉल्केनिक इरप्शन के समय भी हम देख सकते हैं कि एक अलग ही लैंडफॉर्म्स जो है वो बन सकते हैं काफी कम समय में। किससे कंपेयर करने पे? डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट पे। डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट में हम जनरली क्या देखते हैं, जैसे कि फोल्ड जो माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हो गया, या ऐसी कई सारी अलग अलग टाइप के माउंटेन्स और प्लेटूज जो है उनका फॉर्मेशन हम जनरली किस में देखते हैं? तो हमारे डायस्ट्रॉफिज्म में। अब डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट को भी हम क्या कर सकते हैं, आगे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम दो मेजर कैटेगरी देखेंगे। पहला मिलता है हमको एपिरोजेनिक मूवमेंट। ठीक है, पहला कौन सा हो जाता है? एपिरोजेनिक मूवमेंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट्स। अब इस कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट में हम दो चीजें देखते हैं। पहली हमको मिलती है सबसिडेंस और दूसरी हमको मिलती है अपलिफ्टमेंट। ठीक है, और इसी का दूसरा मेजर जो पार्ट होता है वो होता है ओरोजेनिक मूवमेंट। पहला हो गया एपिरोजेनिक और दूसरा हो गया ओरोजेनिक। ओरोजेनिक को हम कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट। कौन से टाइप का मूवमेंट होता है या कौन से टाइप के फोर्स होते हैं? माउंटेन बिल्डिंग फोर्स होते हैं, जिसमें हम जनरली क्या देखते हैं? फोल्डिंग देखते हैं और दूसरी देखते हैं फॉल्टिंग। यानी जब अलग अलग फोल्ड्स हमको देखने को मिलते हैं अर्थ के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं फोल्डिंग। और जब अर्थ के सरफेस में एक बहुत बड़ा क्रैक हमको मिले तब हम उसको क्या बोल देते हैं? फॉल्टिंग। आगे ज्यादा अच्छे से हम इसको समझेंगे एक एक टर्म को। अभी केवल हमें क्या याद रखना है कि डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट जो है वो कितने पार्ट में बटे हैं? दो पार्ट में। पहला हो जाता है कौन सा? एपिरोजेनिक, और दूसरा हो जाता है कौन सा? ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक को हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग। और ओरोजेनिक को हम क्या कहते हैं? माउंटेन बिल्डिंग। अब एपिरोजेनिक भी दो टाइप के हो जाते हैं, या इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, सबसिडेंस और दूसरा हो जाता है अपलिफ्टमेंट। और ओरोजेनिक भी हमको दो टाइप के मिलते हैं, फोल्डिंग और फॉल्टिंग। ये चीजें हमको इसमें याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम इसमें समझते हैं कि और कितने कितने हमको टाइप इसमें मिल सकते हैं। अभी हम केवल किसको देखेंगे? एंडोजेनिक को देखेंगे, एक्सोजेनिक को हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो अभी हम कौन सा समझ लेते हैं कि एंडोजेनिक मूवमेंट जो है वो कितने टाइप के और कैसे कैसे अपने को मिल रहे हैं। तो एंडोजेनिक मूवमेंट की यदि बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में बांट दिया। पहला है डायस्ट्रॉफिज्म या डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट, और दूसरा हो जाता है कौन सा? सडन मूवमेंट। अब सडन मूवमेंट को अगर सिंपली हम देखते हैं तो हमारे पास में दो चीजें आती है, अर्थक्वेक और दूसरा हो जाता है वॉल्केनो। ठीक है, तो अर्थक्वेक एक्टिविटी और वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण जो जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स या अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन होगा तो वो हमेशा किस में गिने जाएंगे? सडन मूवमेंट्स में। और डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें हमने दो प्रोसेस अभी जस्ट देखी है, पहली एपिरोजेनिक और दूसरी है ओरोजेनिक। एपिरोजेनिक में हमने दो चीजें देखी, पहला अपवर्ड मूवमेंट और दूसरा डाउनवर्ड मूवमेंट। अपवर्ड यानी अपलिफ्टमेंट, ठीक है, और डाउनवर्ड मतलब सबसिडेंस। ठीक है, तो इन चीजों को दोनों को अलग अलग नाम से भी हम जान सकते हैं कि अपवर्ड किसको बताता है? अपलिफ्टमेंट को, और डाउनवर्ड किसको बताता है? सबसिडेंस को। तो इसको याद रखिएगा। अब हम यदि बात करते हैं ओरोजेनिक की, जिसमें हम देखते हैं फोल्डिंग और फॉल्टिंग, तो ये दोनों चीजों में भी हम अलग अलग देखेंगे। जैसे कि अगर टेंशन फोर्स क्रिएट होता है तो उसमें हम जनरली क्या देखते हैं? किसका फॉर्मेशन होता है? फॉल्ट का, इसीलिए हम इसको फॉल्टिंग भी बोल देते हैं। और जब कंप्रेशन फोर्स हमको देखने को मिलेगा तब हम देखेंगे कि किसका फॉर्मेशन होगा? फॉल्ट का, सॉरी फॉल्ट का नहीं, तब हम किसका मूवमेंट देखेंगे? फोल्ड का। किसका फॉर्मेशन देखेंगे? फोल्ड का। फॉल्ट कहां पे होगा? टेंशन में। और कंप्रेशन में क्या फॉर्मेशन होता है? फोल्डिंग का। तो ये चीजें हमारी किस में आ जाती सारी? एंडोजेनिक में। ठीक है, तो हमको याद रखना होगा कि एंडोजेनिक दो टाइप में बढ़ जाता है, डायस्ट्रॉफिज्म और सडन। जिसमें डायस्ट्रॉफिज्म फिर दो पार्ट में है, एपिरोजेनिक और ओरोजेनिक। यहाँ पे एपिरोजेनिक में भी दो पार्ट है, अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट। ओरोजेनिक में भी दो पार्ट है, टेंशन फोर्स और दूसरा कंप्रेशन फोर्स या फोल्ड और फॉल्ट। ये दोनों हमको मिलते हैं। और सडन की बात करते हैं तो अर्थक्वेक, और दूसरी चीज हो जाती है इसमें क्या? वॉल्केनो। तो ये सारी कहानी हुई हमारी किसकी, या डिवीजन हुए या क्लासिफिकेशन हुआ किसका? एंडोजेनिक फोर्सेस का। अब अगर एक्सोजेनिक की बात करते हैं तो उसमें वेदरिंग और इरोजन जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे उनके बारे में, जब हम एक्सोजेनिक को जानेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे एंडोजेनिक फोर्स के साथ ही।
अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायस्ट्रोफिज्म में क्या क्या चीज़ें हो सकती है या क्या क्या चीज़ें होती है। तो अभी जस्ट हमने समझा कि डायस्ट्रोफिज मूवमेंट जो होते हैं या डायस्ट्रोफिज्म जो होता है वो क्या होता है, डिफॉर्मिंग मूवमेंट्स होता है, यानी कि डिफॉर्मिटी का फॉर्मेशन होता है कहाँ पे, अर्थ के क्रस्ट पे। लेकिन किस वजह से, क्योंकि उसमें अर्थ के इंटीरियर से कई सारे फोर्सेस जनरेट होते हैं, उन फोर्सेस की वजह से ये डिफॉर्मिटीज होती है। और कौन सी चीजें हो सकती है, कौन सी डिफॉर्मिटीज हो सकती है, तो फोल्डिंग हो सकती है, फॉल्टिंग हो सकती है, वॉर्पिंग हो सकती है। वॉर्पिंग मतलब कि एक बहुत बड़ा लैंडफॉर्म है, एक लार्ज एरिया है जो एक दूसरे के ऊपर क्या कर चुका है, ट्विस्ट कर चुका है या बेंड कर चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्पिंग। और एक हो जाता है फ्रैक्चरिंग, यानी फॉल्टिंग का ही छोटा रूप क्या कहलाता है, फ्रैक्चरिंग। तो ये कुछ चीजें हमको याद रखना है जो अलग अलग डिफॉर्मिटीज में हमको मिलती है। अब एक एक करके हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एपिरोजेनिक या कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग मूवमेंट। तो एपिरोजेनिक की अगर बात करते हैं तो ऐसे मूवमेंट जनरली हमको कैसे देखने को मिलते हैं, रेडियल देखने को मिलते हैं। यानी ये हमेशा कैसे काम करते हैं, अर्थ के रेडियस के हिसाब से काम करते हैं। यानी इनका जो मूवमेंट होगा या डायरेक्शन होगा हमेशा कैसा होगा, या तो ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर होगा। हमेशा कैसे मूव करेंगे, अर्थ के रेडियस के अलोंग मूव करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम यहां पे समझ लेते हैं कि ये मान लिया हमने हमारी अर्थ का एक हिस्सा, अब यहां पे हो गई है अर्थ की रेडियस। अब किसी माउंटेन का फॉर्मेशन होना है तो वो भी इधर होना है, किसी फॉल्ट का फॉर्मेशन होना है तो वो भी ऐसे नीचे होना है। तो यानी हमेशा ये कौन सी डायरेक्शन में काम करेंगे, अर्थ की रेडियस में, या तो वर्टिकल ऊपर जाएगा या वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। तो ऐसे मूवमेंट्स हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, एपिरोजेनिक में देखने को मिलते हैं, यानी कॉन्टिनेंट फॉर्मिंग में देखने को मिलते हैं। और इसमें हमने शुरू में देखा कि हमारे पास में दो अलग अलग टाइप के मूवमेंट होते हैं। पहला मिलता है अपने को सबसिडेंस, या जो कि सेंटर की ओर जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, टुवर्ड सेंटर, यानी सबसिडेंस, यानी नीचे की ओर धस रही है कोई चीज। और दूसरी होती है अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी अपलिफ्टमेंट, सेंटर से दूर जा रही है। तो जनरली जब हम सबसिडेंस की बात करें तो कोई हिस्सा जो है अर्थ का वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब वो चाहे वाटर में जाए या चाहे गड्ढे में या फॉल्ट में चला जाए, वो दोनों चीजें अलग हो जाती है। अब अवे की बात करेंगे तो जनरली यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ऐसा पार्ट जो ऊपर उठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी आइलैंड का राइज होना, फॉर एग्जाम्पल किसी माउंटेन का फॉर्मेशन होना, वो सभी चीजें किस में आ जाती है हमारी, तो एपिरोजेनिक के कौन से पार्ट में, अपलिफ्टमेंट में। तो इसको याद रखना है हमें अच्छे से, ठीक है। फिर अगली अगर प्रोसेस की बात करते हैं तो हमको मिलती है यहाँ पे एक एक चीज। अब हम ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहला पोर्शन हमको मिलता है कौन सा, अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट मतलब सीधी सी बात कि कोई पोर्शन क्या हो रहा है, अर्थ से ऊपर की ओर निकल के आ जाए। जैसे कि कैसी कैसी प्रोसेस हमको देखने को मिलेगी, रेज्ड बीचेस हमको देखने को मिलेगी, यानी अलग अलग टाइप की बीच होती है। समुद्र का जो किनारा होता है वो कभी कभी ऊपर की ओर निकल के आता है, यानी वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाए, तब हम देखेंगे कि ये रेज्ड बीचेस हमको दिखाई देती है। इसके अलावा एलिवेटेड वेव कट टेरिसेस, यानी कुछ ऐसे इलाके जो जनरली क्या हुए हैं, वेव से कट चुके हैं, यानी उनका कुछ हिस्सा जो है वो क्या हो चुका है, उससे हट चुका है। और ये जो अब ऊपर वाला हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, ऐसा नजर आ रहा है दूर से कि किसी घर की कोई टेरेस हो, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही लार्ज एरिया में ये चीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा सी केव्स हमको देखने को मिलती है, जिसमें हम एक बड़े रॉक के अंदर या एक बड़े अर्थ के हिस्से के अंदर एक बहुत बड़ा सा एक केव का फॉर्मेशन देखते हैं, जो कि किसकी वजह से होता है, जनरली वेव्स के टकराने से होता है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सी केव्स बोल देते हैं। इसके अलावा फॉसिलिफेरस बेड्स अबाउट द सी लेवल आर द एविडेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट, यानी सी बेड पे, जो जनरली हमारा सी फ्लोर जिसको हम बोलते हैं, उस सी फ्लोर पे जब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के जब शेल्स हों किसी जानवर का या कोई एक्वेटिक लाइफ जो है वो वहाँ पे अगर इकट्ठी होती जाती है और वहाँ पे फॉसिल्स जो हैं वो इकट्ठे होते चले जाएं, तो उसको हम जनरली क्या कहते हैं, उस उठे हुए हिस्से को क्या कहते हैं, फॉसिलिफेरस बेड्स जो है वो कहे जाएंगे। ये सभी एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, या
एविडेंसेस हो जाते हैं किसके, अपलिफ्टमेंट की। अगर इंडिया में हम ऐसी बात करते हैं तो ऐसी कई सारी बीचेस हमको देखने को मिलती है, जैसे कि काठियावाड़ कोस्ट पे जो कि गुजरात वाला रीजन है, नेल्लोर कोस्ट पे हमको देखने को मिलता है, इसके अलावा तिरुनेलवेली कोस्ट पे भी हमको ये देखने को मिलता है। तो ऐसी कई सारी जगहों पे हमको क्या देखने को मिलता है, एग्जाम्पल, इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल मिलेगा। जनरली सबसे ज़्यादा हमको इंडिया में किसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, रेज्ड बीचेस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो कि किसके बारे में बताता है, इंडिया में अपलिफ्टमेंट के बारे में। नेक्स्ट चीज हम समझेंगे सब्सिडेंस। अब सब्सिडेंस मतलब हम सबसे सिंपल सा अगर चीज समझे तो कोई चीज जो है वो नीचे धंस जाए तो वो क्या कहलाती है, सब्सिडेंस। अब सब्सिडेंस जनरली हमको कहाँ देखने को मिलेगा, ओशन के आसपास या ओशन से थोड़ा सा दूर किनारों के आसपास। देखिए अब एक अपने को मिलता है सबमर्ज्ड फॉरेस्ट और सबमर्ज्ड वैली, यानी एक बहुत बड़ा इलाका जो है, जो पहले फॉरेस्ट हुआ करता था या वैलीज हुआ करती थी, अब वो कहाँ पे चली गई है, तो सी के नीचे चली गई है। वाटर लेवल क्या हो चुका है, राइज हो चुका है, या कह सकते हैं कि लैंड जो लेवल है वो कहाँ चला गया है, नीचे। तो ऐसी सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सबमर्ज फॉरेस्ट या सबमर्ज वैली कहते हैं। इसके अलावा कई और चीजें, जैसे एग्जाम्पल के लिए इंडिया की अगर बात करते हैं तो 1819 में कच्छ या रन ऑफ कच्छ का एक हिस्सा है जो कि सबमर्ज हो चुका था, किसके कारण, अर्थक्वेक के कारण। अच्छा, कई बार हमने एक बहुत एंशिएंट सिटी का नाम सुना होगा जिसका नाम होता है द्वारिका। अब ये द्वारिका नाम की सिटी जो भी है बहुत ज़्यादा टेक्टोनिकली जो एक्टिव थी। आज का द्वारिका से बात नहीं कर रहे हैं हम, इससे 30-35 किलोमीटर दूर जब हम काठियावाड़ कोस्ट पे निकल के जाते हैं तो वहाँ हमें एक एरिया मिलता है जिसको हम बोलते हैं बेट द्वारका। वो बेट द्वारका नाम का जो हिस्सा है, उस हिस्से को अगर देखें तो वो टेक्टोनिकली क्या है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और उसकी वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि वहाँ सुनामीज आती है, वहाँ अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। तो उस वजह से पुराने समय में माना जाता है कि वो हिस्सा जो है वो कहाँ चला गया, धरती के नीचे वाले हिस्सों में या कहीं समुद्र में समा गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि द्वारका जो है वो क्या है, एक सबमर्ज्ड सिटी, और वहां पे भी हमको किसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है, सब्सिडेंस का। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ पीट एंड लिग्नाइट बेड जो है वो हमको बताती है कि ये दोनों क्या है, एक हो गया पीट और लिग्नाइट, दोनों ही एग्जाम्पल है किसका, कोल का, जो जनरली किससे बनते हैं, लकड़ी से। जो ये बताता है हमें कि किसी ना किसी समय पे यहाँ पे क्या रहा होगा, किसी टाइप का कोई फॉरेस्ट रहा होगा, और आज वो कहाँ है, सी लेवल के नीचे। तो इंडिया में अगर बात करते हैं तो कहाँ मिलता है अपने को, तिरुनेलवेली और सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबन जो कि क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा। तो इसके कोस्ट से जब हम आगे की ओर आते हैं तो वहां पे हमको क्या मिल सकते हैं, सब्सिडेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारी बात होती है किसके बारे में, सब्सिडेंस के बारे में। नेक्स्ट हम समझते हैं अब दूसरा टाइप का मूवमेंट जो है ओरोजेनिक या माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट। अब माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट में हमको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, जनरली कि कोई चीज ऊपर उठेगी और एक बड़े से लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा जो जनरली हम देख पाते हैं। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्लेट्स जो है, जैसे हम अभी वहां तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स की बात करी थी कि लिथोस्फीयर जो है कई बड़ी बड़ी प्लेट्स में बटा हुआ है, और जब वो प्लेट्स एक दूसरे की ओर मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस की वजह से ओरोजेनिक बेल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, और जनरली वहां हमको क्या देखने को मिलती है, फोल्डिंग और फॉल्टिंग देखने को मिलती है, या रॉक्स जो है वो दूर चली जाती है, या उनमें एक बहुत बड़ी दरार देखने को मिलती है, या उनमें फोल्डिंग देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं किसके, ओरोजेनिक के। अब ओरोजेनिक मूवमेंट में ध्यान रखना कि ये हमेशा हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा या कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये हमेशा कैसा देखने को मिलेगा, टेंजेंशियली, या कहाँ देखने को मिलेगा, अर्थ के ऊपर की ओर बढ़ता हुआ। अब जनरली यहाँ पे हम दो फोर्सेस को बात करते हैं। पहला अपने को मिलता है कौन, टेंशन फोर्स। अब ये टेंशन फोर्स सीधी सी बात है कि ऐसा टाइप का फोर्स जो क्या कर रहा है, दो प्लेट्स को दूर खींच रहा है, या दो एरियाज को क्या कर रहा है, दूर खींचने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली वहां पे हम देखेंगे कि क्या प्रोड्यूस होते हैं, फिशर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये फिशर्स जो है जब ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो वो फॉल्ट्स कहलाएंगे, और जब ये छोटे रहेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, ये जनरली फ्रैक्चर्स कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये एक लैंडफॉर्म है, और इस लैंडफॉर्म पे फोर्स जो है वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक फिशर डेवलप होगा,
अब ये जब ज़्यादा बढ़ता जाएगा तो वहां हम देखेंगे कि फिशर जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, सबसे पहले फ्रैक्चर में। और ये फ्रैक्चर जो है बाद में कन्वर्ट हो सकता है किसमें, तो एक फॉल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो जनरली टेंशन फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है या क्या बनता है, तो कोई फिशर का फॉर्मेशन होता है, फॉल्ट का फॉर्मेशन होता है या फ्रैक्चर का फॉर्मेशन होता है। यदि हम आगे समझें तो एक और टाइप का फोर्स हमको देखने को मिलता है जो है कंप्रेशन फोर्स। अब कंप्रेशन फोर्स क्या हो रहा है कि दो लैंडफॉर्म्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पास मूव कर रहे हैं। अब जब वो एक दूसरे के पास मूव करेंगे तो उनके बीच में जो कई सारा हिस्सा है वो क्या होने लगेगा, वो ऊपर की तरफ उठने लगेगा। और जब वो ऊपर की तरफ उठेगा तो जनरली उसमें हम क्या देखेंगे कि उसमें कई सारे फोल्ड्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे, यानी क्रस्ट और ट्रफ्ट जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। यानी कुछ ऐसा एक मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा कि मान लीजिए ये लैंडफॉर्म आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये लैंडफॉर्म भी आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब ये जो बीच में इसमें कई सारा मलबा होगा वो क्या होने लगेगा, ऐसे राइज होने लगेगा, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, क्रस्ट और ट्रफ्ट देखने को मिलेंगे। यानी वेव्स जैसा फॉर्मेशन या फोल्ड्स जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, फोल्डिंग बोलते हैं। अब कई बार ये फोल्डिंग जो है कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो जाती है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या हुआ है, बेंडिंग या वार्पिंग हुआ है। मान लीजिए कि जब ये मूवमेंट हो रहा है, ये प्लेट और ये प्लेट क्या कर रही है, एक दूसरे के पास आ रही है। अब बीच का हिस्सा ऐसा फोल्ड ना होते हुए केवल क्या हो जाए, ऐसे ऊपर की ओर मुड़ जाए, तो इसको हम बोल देते हैं बेंडिंग। अब जब ये ऐसे ना मुड़े और ऐसे घूम जाए एक दूसरे के ऊपर, तो उसको हम बोल देते हैं वॉर्पिंग। ठीक है, तो ये बेंडिंग, वॉर्पिंग और फॉल्टिंग जो है, सॉरी फोल्डिंग जो है, वो तीनों का फॉर्मेशन कौन से फोर्स की वजह से होता है, तो कंप्रेशन फोर्स की वजह से होता है। तो यहां पे हमको इन दोनों चीजों को याद रखना है कि ओरोजेनिक मूवमेंट, जिनको हम क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉर्मिंग मूवमेंट्स भी बोलते हैं, और इसमें हमको दो फोर्सेस दिखाई देते हैं, पहला टेंशन फोर्स, दूसरा कंप्रेशन फोर्स। टेंशन फोर्स की वजह से फिशर्स का फॉर्मेशन होता है और कंप्रेशन फोर्स की वजह से फोल्ड्स और साथ ही साथ बेंडिंग और वार्पिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमको दिमाग में बिठा के रखनी है, कई बार यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। नेक्स्ट, सडन मूवमेंट्स हम देखेंगे। अब ये अपना नेक्स्ट पार्ट हो जाता है किसका, एंडोजेनिक फोर्स का। एंडोजेनिक फोर्स में जब हम सडन मूवमेंट्स की बात करते हैं या सडन जियोग्राफिक मूवमेंट की बात करते हैं, तो उसमें हम दो चीजें देखते हैं कि वो या तो अर्थक्वेक होगा या वॉल्केनिज्म होगा। लेकिन अब जनरली ये होगा कहाँ, तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट मार्जिन जो होगी, यानी टेक्टोनिक प्लेट मार्जिन जो होगी, यानी जहां पे दो प्लेट्स या तो आपस में जुड़ रही होंगी या दो प्लेट्स आपस में दूर जा रही होंगी। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा, प्लेट मार्जिन्स का। और इन प्लेट मार्जिन्स की जो रीजन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से जनरली वहां पे आप देखेंगे कि प्रेशर जब क्रिएट होगा तो या तो पुशिंग होगा या पुलिंग होगा, किसका, मैग्मा का। और इसकी वजह से हमको क्या देखने को मिल सकता है कि वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। और जनरली ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है, तो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से। अभी कन्वेक्शनल करंट्स यहाँ कैसे आते हैं, तो अर्थ के अंदर कई सारे ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल है जिनमें डीके हो रहा होता है, और उस डीके की वजह से क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और जब वो हीट रिलीज होते हुए ऊपर सरफेस की तरफ मूव करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शनल करंट। और ये कन्वेक्शनल करंट ही मैग्मा को पुश करते हैं ऊपर की ओर, जिसकी वजह से किसका फॉर्मेशन हो सकता है, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, वॉल्केनिक प्लेटूज का फॉर्मेशन हो सकता है, डोम माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो सकता है, साथ ही वॉल्केनिक एक्टिविटीज जो है वो सरफेस पे देखी जा सकती है। तो ये कई सारी चीजें अपने को इसमें ध्यान रखनी है। अब सडन मूवमेंट में हमें एक चीज और याद रखना है कि इसी में हमको कौन मिलता है, अर्थक्वेक। अब वॉल्केनो और अर्थक्वेक को हम शॉर्ट में अगर समझे तो किसी एक अर्थ के सरफेस पे छोटे से होल से या एक फिशर से लावा या मैग्मा जब बाहर आए तो उसको हम बोलते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी। और अर्थ के शेकिंग के या अर्थ के ऊपर हम ट्रेमर्स जब फील करते हैं, वाइब्रेशंस जब फील करते हैं, तो उसको हम अर्थक्वेक बोलते हैं। अब अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो कि सडन मूवमेंट्स का ही पार्ट है, उसको हम पूरा ही अलग एक टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो अर्थक्वेक अलग से पढ़ेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटी अलग से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ में हमारा
एंडोजेनिक मूवमेंट जो है वो हो जाता है खत्म। अब नेक्स्ट हम जो करेंगे वो होगा एक्सोजेनिक मूवमेंट। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया हो, और एग्ज़ाम में इसके कई सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।